हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 8। यूनिट 8 में क्या है? यूनिट 8 में है आपका करंट अफेयर, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश, इंटरनेशनल, नेशनल, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का आपका वहां पे क्वेश्चन आने वाला है। 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। तो यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, मैं हर यूनिट का रिवीजन करवा रही हूँ, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। और हर यूनिट के मैं 2-2 हजार क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो आप चिंता मत करिएगा, आपको सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा आराम से। हम 10-20 हजार क्वेश्चन कर लेंगे, इतनी बार हम पढ़ लेंगे, हर एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे कि आपको लास्ट तक सारी चीजें याद रहेंगी। तो बस आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है ना। लाइक और शेयर बराबर करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन के बारे में मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मेंस, प्रीलिम्स और आपके टेस्ट सीरीज तीनों बैचेस चल रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। मेंस में जो आपका पेपर 4 है उसका पार्ट ए पार्ट बी मैंने स्टार्ट किया है, मैं ही वहां पे पढ़ा रही हूँ, टेस्ट सीरीज में बना रही हूँ। उसके अलावा मैंने ही डिटेल में ट्रिक के माध्यम से आपको क्या बताया है, प्रीलिम्स वाले में सारे के सारे लेक्चर लिए हुए हैं। वहां पे एक डिटेल भी है, क्रैश कोर्स भी है। तो हम सारी चीजें कर रहे हैं डिटेल में, ट्रिक के माध्यम से। तो जाके जरूर चेक करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये एकेडमी का नंबर है 6261759209। ब्राह्मी एकेडमी आपका जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो आपको यहाँ पे 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना है, अभी किसे चुना गया है 2024। एनके सिंह, अमिताभ भट्टाचार्य, अरविंद पनगड़िया या राजीव कुमार। याद रखिएगा, ये है आपके अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी आपको याद होगा, आप नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी पढ़ते आए हैं इनको। ठीक है, अभी तक आप वैसे भी नीति आयोग था ही आपके यूनिट 10 में, है ना, पहले जो आपका सिलेबस था। तो नीति आयोग के ये क्या थे, पहले उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष। याद रखिएगा, ये अब बना दिए गए हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो आपका अभी चलने वाला है 2025 से लेके 2030 तक के लिए। तो 2025 से 2030 तक के लिए, अगले 5 साल के लिए बना दिए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी अध्यक्ष। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अभी 2023 में आप देखेंगे, 2023 के प्रीलिम्स में पूछा हुआ था 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में। मतलब ये कितने हैं, 16 नंबर के हैं। इनके पहले 3-4 पहले पूछा हुआ था 12वें वित्त आयोग के बारे में। मतलब अरविंद पनगड़िया जी हैं अभी, याद रखिएगा, अभी अरविंद जी हैं, अरविंद जी अभी हैं। इनके पहले आपके एनके सिंह थे अभी तक। ठीक है, एनके सिंह के पहले वाईवी रेड्डी जी थे, वाईवी रेड्डी। उसके अलावा विजय एल केलकर जी थे, और उसके पहले भी थे हमारे रंगराजन जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 16th के हो गए, तो ये आपके 15th के हो गए, ये 14th के हो गए, ये 13th के हो गए, और ये हो गए आपके 12th नंबर वाले। तो वहां पे 12वें वित्त आयोग का पूछा हुआ था। अच्छा, आपको अगर सीधे सीधे नहीं पता रहता तो आप रंगाराजन कमेटी, विजय एल केलकर कमेटी, ऐसी बहुत सारी समिति पढ़ते हैं आप, लेकिन हाँ एग्जैक्टली तो नहीं याद रहता कि किस नंबर के ये वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन टफ बनाने के लिए 2023 में अभी पूछा गया था 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में। जिसका तुक्का सही बैठ गया उसको 2 नंबर मिल गए, जिसके लिए तुक्का सही नहीं उसके 2 नंबर इस चक्कर में वेस्ट हो गए। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है वित्त आयोग के बारे में। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको आर्टिकल याद रखना है, साथ ही साथ यहाँ पे याद रखना है कि अभी बना कौन है, अरविंद जी बने हैं हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष, अरविंद पनगड़िया। अभी 2025 से 30 के लिए बने हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। याद रखिएगा 16th नंबर के हैं। इसके पहले 15 नंबर वाले हैं एनके सिंह, फिर रेड्डी जी हैं, रेड्डी जी के पहले केलकर जी हैं, केलकर जी के पहले रंगाराजन जी हैं। अब जरूरी नहीं है कि दोबारा क्वेश्चन पूछे, एक बार पूछा है, लेकिन आप बहुत बार ऐसा देखेंगे कि सेम टू सेम कॉपी भी कर लेते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा ये सारे के सारे, है ना। अरविंद, अरविंद के बाद एनके सिंह, रेड्डी, केलकर और आपके रंगाराजन जी। वैसे भी रंगाराजन कमेटी आप बहुत बार पढ़ते ही हैं। चलिए, हाल ही में भूकंप से प्रभावित होन्शु द्वीप किस देश से संबंधित है? होन्शु आइलैंड which was recently affected by the earthquake belongs to which country? अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया। आपने जापान के बारे में पढ़ा होगा। जापान जो है 4 आइलैंड से, 4 मेन आइलैंड से मिलके बना हुआ है ना। होन्शु, होक्काइडो,
होक्काइडो, ठीक है। इसके अलावा क्यूशू और शिकोकू। वैसे आप तो अब तो आपको पढ़ना नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, लेकिन आप जब इसके पहले पढ़ते थे तो आप डिटेल में पढ़ते थे, मैपिंग वगैरह आती थी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो वहां पे आप देखते थे कि जो आपका जापान है वो ऐसे बना हुआ है 4 आइलैंड से, है ना। तो ऐसे 4 आइलैंड छोटे छोटे थे आपके, ऐसे आइलैंड से मिलके बना हुआ था। तो ये हो गया आपका होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शुकोकू, 4 आपके मेन रहते हैं आइलैंड। इसमें से आपका जो होन्शु द्वीप है वहां पे आया था लगभग 90 मिनट में आपके 21 बार भूकंप आ गया था, बहुत ही ज्यादा भूकंप आया था। तो किस वाले इलाके से संबंधित है? ये जापान वाले इलाके से संबंधित है। वैसे भी आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं रिंग ऑफ फायर, है ना, रिंग ऑफ फायर। तो ये जो आपका जापान है वो पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में ही बसा हुआ है, इसलिए भूकंप, सुनामी ये आने की संभावना वहां पे रहती ही है। तो याद रखिएगा होन्शु द्वीप जहां पे बहुत ज्यादा भूकंप आया, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है किससे संबंधित है? जापान। उसके अलावा होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू ये सारे जापान के ही आइलैंड हैं। फिर रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इन विच स्टेट हैज द रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना बीन स्टार्टेड? अब देखिए, अगर आपको लगता है कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश कहीं भी हो सकता है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रानी दुर्गावती क्यों नाम हमने रखा है, क्योंकि दुर्गावती जी रिलेटेड है कहां से? हमारे मध्य प्रदेश से। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये मध्य प्रदेश का हो सकता है ना। दिमाग दौड़ाना ही नहीं है किसी और राज्य तरफ, सीधे फोकस करना है कि भैया दुर्गावती जी मध्य प्रदेश की थी, तो मध्य प्रदेश का ही ये कोई योजना हो सकती है ना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये तरीके भी बता रही हूँ कि जब आप सोचेंगे, आप 4 ऑप्शन देख के मतलब दिमाग भी लगाएंगे, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है तो आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। आपने देखा दुर्गावती है, दुर्गावती जी हमारे यहाँ से रिलेटेड है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि मध्य प्रदेश का होना चाहिए ये आपकी योजना। अब श्री अन्न योजना है, मतलब मान लीजिए अगर ये पूछता कि इस योजना के अंतर्गत किन किन फसलों को सपोर्ट देने की बात कही गई है, तब आप फोकस करते हैं कि यहाँ पे श्री अन्न लिखा हुआ है। श्री अन्न लिखा हुआ है मतलब श्री अन्न में हम क्या करते हैं? जो आपके मोटे अनाज है, मोटे अनाज, और मोटे अनाज में भी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे आपका कोदो कुटकी तो आएगा ही आएगा। कोदो कुटकी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, तो ये आपके हो गए, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत हम कर क्या रहे हैं? अभी नई योजना है ये आपकी, इसमें हम क्या कर रहे हैं? जो भी किसान आपके मोटे अनाज उगाते हैं, हम उनको 10 रुपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि, ठीक है। तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि चालू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपए प्रति किलो हम प्रोत्साहन राशि देंगे जो किसान मोटे अनाज उगाएंगे। वैसे भी मोटे अनाज में हमने बता दिया कोदो कुटकी आप उगा सकते हैं, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सारी चीजें अगर आप उगाते हैं तो आपको श्री दुर्गावती श्री अन्न योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार से सम्मानित भारत की पहली महिला पैरा तीरंदाज कौन है? हु इज द फर्स्ट फीमेल पैरा आर्चर फ्रॉम इंडिया टू बी ऑनर्ड विद द वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड? यहाँ पे पहली पैरा महिला जो है आर्चरी से रिलेटेड भारत की, उन्हें मिला है आपका वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड। कौन है ये? दीपिका कुमारी, पूजा, शीतल देवी या हरविंदर सिंह? याद रखिएगा ये है आपकी शीतल देवी जी। शीतल देवी जी की एक बार आप फोटो जरूर देख लीजिएगा, उनके बारे में जरूर आप पढ़िएगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको। ये आपकी ऐसी हैं, ये है हैंड आर्चर, एन आर्चर विदाउट हैंड्स। मतलब आप अब सोचिए कि हम बात करते हैं एकलव्य की, जिन्होंने अंगूठा दे दिया था, तो फिर ये हुआ कि अब वो कैसे ही तीर चला पाएंगे, इनके दोनों हाथ नहीं है। तब भी इन्होंने जो आपका अभी एशियन गेम्स हुआ था कहाँ पे? चाइना में, वहां पे गोल्ड जीता है, ठीक है। एशियन पैरा गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता। तो देखिए मतलब हाथों की भी जरूरत नहीं है अगर आपका मोटिवेशन इतना अच्छा है तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। जब आपका लक्ष्य, जब आपका गोल बिल्कुल आपके सामने हो कि हाँ ये करना है, किसी भी हालत में करना है ना, तो ये आपको ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए, इनके बारे में सुनना चाहिए। जब आपको मतलब मोटिवेशन मतलब आगे लग जाएगी। ऐसे फालतू लोगों का अगर आप सुनेंगे ना कि इतने घंटे पढ़िए, ऐसे पढ़िए, मैंने ऐसे रिवीजन किया तो मेरा निकला,
मतलब मैं ऐसा नहीं है कि किसी को भी गलत बोल रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि उनसे सिर्फ आपको 1 से 2 दिन आएगा। रियल मोटिवेशन इनसे आएगा जिन्होंने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तब कहीं जाके वो इस मुकाम पे पहुंचे, वो भी इतनी ज्यादा निगेटिव चीजें होने के बाद। जैसे आपके पास बहुत सारे रीजन होंगे कि हमारी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। अभी मुझे कुछ बच्चों के मतलब कमेंट भी आए कि मैम रिवीजन हो नहीं पा रहा, समय नहीं मिल पा रहा। तो समय जा कहाँ रहा है? आपका जितना भी समय है आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। कोई दूसरा आपको कितना भी बोल दे, आप कुछ नहीं करेंगे। आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है, कैसे आप अपना थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे दे सकते हैं। ठीक है, तो जरूर इनको पढ़ना चाहिए, इनके बारे में सुनना चाहिए, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। याद रखिएगा शीतल देवी, काफी इनका याद रख सकते हैं। नाम कैसे याद रखेंगे? शीतल से भरी, मतलब बहुत ज्यादा शीतलता है इनमें। और ये क्या करती हैं? तीर चलाती हैं, पैरा तीरंदाज हैं ये। तो एक तो बहुत ज्यादा शीतल से भरी हुई हैं, बहुत मतलब इतनी मुश्किलों के बाद भी तीरंदाजी कैसे सीखी होगी, पैर से चलाना और सारी चीजें, उसके बाद भी काफी शीतलता से भरी हुई हैं और ये तीर चलाती हैं। याद रखिएगा, शीतलता से भरी हुई हैं, तीर चलाती हैं हमारी शीतल देवी दी। ठीक है, हमारे देवी जी के समान है। ठीक है, फिर देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट कन्या सैनिक स्कूल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पे आपको पता है कि सैनिक स्कूल बहुत सारे थे, है ना, हमारे यहाँ पे जैसे रीवा में है, भिंड में है। तो यहाँ पे अब स्टैब्लिश किया गया है लड़कियों के लिए कि आपको गर्ल्स में भी हम सैनिक में, मतलब आप देखेंगे कि आर्मी में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में अपॉइंट कर रहे हैं। तो हमने अब स्कूल भी स्टार्ट कर दिया, सैनिक स्कूल। देश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ शुरुआत की गई है? याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? वृंदावन में, वृंदावन। ठीक है, कृष्ण जी से सीधे हम क्या सीखने वाले हैं? लड़कियों को सिखाएंगे हम, मतलब सैनिक बनाएंगे। मतलब यहाँ पे सैनिक स्कूल, कन्या सैनिक स्कूल जो है वो सीधे ट्रेनिंग किससे लेंगी? कृष्ण जी से लेंगी, वृंदावन में। ठीक है, तो वृंदावन में हमने स्टैब्लिश किया है, हमने स्थापित किया है पहला कन्या सैनिक स्कूल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके पहले शीतल देवी जी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके पहले जितनी भी हम चीजें करते आ रहे हैं, होन्शु आइलैंड आपका जापान से रिलेटेड है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसरो द्वारा अपना दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज इसरो सेटिंग अप इट्स सेकेंड स्पेस पोर्ट। स्पेस पोर्ट मतलब यहाँ पे आप लॉन्चिंग पैड मान सकते हैं, लॉन्चिंग पैड। तो ये आपका हो गया सेकेंड लॉन्चिंग पैड इसरो का, कहाँ पे बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये है आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु में थुत्तुकोडी में। ठीक है, थुत्तुकोडी तमिलनाडु। अब आप अगर मैप देखेंगे इंडिया का, तो यहाँ पे जैसे ये तमिलनाडु वाला इलाका है, हम तमिलनाडु वाले इलाके में कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब आप अगर आपको पता होगा, नहीं भी पता तो हम मेंस में ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि आपके जो ये लॉन्चिंग स्टेशन है, लॉन्चिंग पैड है, हमेशा आप देखेंगे कि किधर साइड होते हैं? ईस्ट साइड, हमेशा पूर्व साइड ही स्थापित किए जाते हैं, है ना। और इक्वेटर के बहुत पास स्थापित किए जाते हैं। तो उसके रीजन है, इक्वेटर के पास मतलब नीचे स्थापित करने का रीजन है, हम कहीं भी नहीं कर सकते थे, तमिलनाडु में ही स्थापित करने का कारण है। तो इसीलिए याद रखिएगा, तमिलनाडु आपको दिमाग में ऐसे भी बिठा के रखना है कि एक तो नीचे है, तो इंडिया के मैप में सबसे नीचे जो राज्य है उसमें है, सबसे नीचे आपको 2 राज्य मिलेंगे, एक इधर केरल, एक इधर तमिलनाडु। उसमें भी याद रखिएगा कि पूर्व साइड होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका पूर्व साइड, पूर्व साइड में आपका आएगा तमिलनाडु, तो फिर तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसरो का दूसरा जो आपका स्पेस पोर्ट है कहाँ स्टैब्लिश किया है? तमिलनाडु में। ठीक है, थुत्तुकोडी। फिर देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु किस राज्य में स्थापित किया गया है? इन विच स्टेट हैज द कंट्रीज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु बीन एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पे वैसे भी करंट वाले पोर्शन में ऐसा है कि एक बार आप मतलब मैं सारे के सारे आपको क्वेश्चन करा दूं ढूंढ के, सारे के सारे, तो आप जब 1-2 बार उसका रिवीजन करेंगे तो आपसे ऑलरेडी वो चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेंगी। क्योंकि करंट अफेयर क्या होता है, आपने कभी सुना होता है या इमेज उसकी कहीं पे आपको दिख जाती है, तो उसको याद करना आसान होता है। अटल सेतु जो है, याद रखिएगा, अटल सेतु लगभग 21 किलोमीटर का है आपका। ठीक है, लगभग 21 किलोमीटर का है, समुद्री पुल है। याद रखिएगा, ये आपका क्या है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। सी ब्रिज 21 किलोमीटर का
कहाँ पे बना है? ये बना है आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में बना है, यहाँ पे ये मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करता है। नवी मुंबई लगभग पहले 15 आपके 2 घंटे लग रहे होंगे, तो 15 मिनट ही लगते हैं। तो ये यहाँ पे 6 लेन है रास्ता, 21 किलोमीटर की रास्ता है, वो पूरा समुद्र में ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। महाराष्ट्र में अटल सेतु, ठीक है, याद रखिएगा, अटल जी के नाम पे हमने रखा है अटल सेतु। अटल सेतु आपका 21 किलोमीटर 6 लेन मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। 2 घंटे की रास्ता 15 मिनट में हो जाएगी लगभग आप, ठीक है, महाराष्ट्र वाले इलाके में। फिर किसी विकासशील देश की पहली महिला जिन्हें विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये जो आपका है GEF ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे बताना है आपको, जो आपका ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की डायरेक्टर, पहली महिला डायरेक्टर जो कि किसी विकासशील डेवलप्ड आपकी डेवलपिंग कंट्री से बनाई गई है। ठीक है, विकासशील देश से बनाई गई है, विकासशील देश की पहली महिला है। तो ये विकासशील देश की पहली महिला ये है आपकी, याद रखिएगा, गीता बत्रा जी। ठीक है, गीता गोपीनाथ से कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो आपकी IMF से रिलेटेड है। गीता गोपीनाथ जी IMF से रिलेटेड है। ये आपकी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी पहली महिला ही है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपकी पहली महिला है, लेकिन IMF से रिलेटेड है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक में भी हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की, पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक में पर्यावरण की बात कर रहे हैं, वहां पे है हमारी गीता बत्रा जी। अब बत्रा से याद कर सकते हैं कि जो हमारी बत्रा जी हैं, बत्रा जी वर्ल्ड बैंक में पर्यावरण का जो कार्यक्रम है वो संभाल रही हैं। तो वर्ल्ड बैंक के पर्यावरण का कार्यक्रम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कौन देख रहा है? गीता बत्रा जी, बत्रा जी देख रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारी बत्रा जी देख रही हैं इन्वायरमेंट फैसिलिटी वर्ल्ड बैंक में। गीता गोपीनाथ जी IMF देख रही हैं, IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, पहली फीमेल है वो भी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दोनों का संबंध हमारे भारत से है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first woman Director General of Central Industrial Security Force? यहाँ पे हम CISF की बात कर रहे हैं। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडस्ट्रीज वगैरह को, आपकी बड़ी बड़ी पेशी वगैरह को सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो याद रखिएगा, ये कौन सी है आपकी? ये है आपकी नीना सिंह, एक एक्ट्रेस है आपकी नीना गुप्ता, काफी अच्छी। ऐसे ही आपको क्या याद रखना है? नीना। नीना आप वैसे नानी से भी कर सकते हैं, हमारी नानी को जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह की सुरक्षा के लिए भेजा गया है, अब ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो हमारी नानी किससे रिलेटेड है? औद्योगिक सुरक्षा से रिलेटेड है। आपका जो CISF है ये 1969 में बनाया गया था, और हमारी जो नानी है, नीना जी हैं, वो 1989 की IPS है, 1989 की IPS है, राजस्थान कैडर की IPS ऑफिसर है 1989 की। 1969 में आपका बना था। ये पहली महिला है, हमारी नानी पहली महिला है जिन्हें बनाया गया है औद्योगिक सुरक्षा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारी है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, आपका जैसे यहाँ पे एक बार BSF के बारे में पूछा गया था कि BSF जो है वो किस एरिया में तैनात रहती है ना, किस बॉर्डर एरिया में तैनात रहती है। तो ऐसे ही हर एक क्षेत्र के लिए पूछ सकता है, ऐसे ही आपके CISF के लिए भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, वैसे भी पहली महिला आपकी महानिदेशक बनी है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछली बार ही आपने देखा होगा, पहली महिला 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था उससे, है ना। गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द होम मिनिस्ट्री, विच स्टेट इज ऑन द टॉप इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम साइबर क्राइम्स? तो साइबर क्राइम में सबसे टॉप पे कौन सा आपका यहाँ पे चल रहा है राज्य? महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। याद रखिएगा, ये है आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद से आप रिलेट कर सकते हैं कि हैदराबाद में सबसे ज्यादा चल रहा है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे साइबर क्राइम में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए आपका OTP फ्रॉड हो गया, कि आपने OTP बता दिया, है ना, OTP फ्रॉड हो गया, या आपका साइबर जो आपका ब्लैकमेलिंग वगैरह है वो भी इसी में इंक्लूड है, साइबर ब्लैकमेलिंग।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके साइबर जो भी अपराध हो रहे हैं सबसे ज्यादा कहाँ हो रहे हैं, हैदराबाद मतलब आपके तेलंगाना राज्य में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तेलंगाना राज्य में है, ये याद रखेगा। हैदराबाद मैंने बस इसलिए रिलेट करवाया जिससे आपको तेलंगाना याद रहे, नहीं तो डायरेक्टली तेलंगाना आप कर सकते हैं, ठीक है, ये भी याद। फिर तेलंगाना याद रखिएगा सबसे ज्यादा अभी शीर्ष पे चल रहा है। सॉल्टन सागर जहां हाल ही में लिथियम के सर्वाधिक भंडार प्राप्त हुए हैं स्थित है। द सॉल्टन सी वेयर द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इज लोकेटेड। आपका सॉल्टन सी एक याद रखिएगा, जो आपका ये सॉल्टन सी है, आपको भी पता है हम सागर जो है वर्ड यूज कर लेते हैं किसके लिए, झील के लिए। तो ये आपका जो सॉल्टन सागर है एक्चुअल में ये क्या है, झील है कहाँ पे ये झील, तो याद रखिएगा ये है आपके अमेरिका में, यूएसए में मिली है। कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया मतलब मिली नहीं है, ये पहले से वहां पे थी। अब यहाँ पे लिथियम भंडार मिले हैं और बहुत बड़े लेवल पे लिथियम भंडार में मिले हैं, मतलब आने वाले दशकों तक अमेरिका को आराम से लिथियम की पूर्ति होती रहेगी। अब देखिए वैसे भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, उनके पास हर चीज है। अब उसके पास लिथियम नहीं था तो लिथियम भंडार भी मिल गया अच्छा खासा, यूएसए को अपने यहाँ आई, ठीक है। तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया वाले इलाके में आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है सॉल्टन सागर। सॉल्ट से आप रिलेट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पे सॉल्ट था, कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा सॉल्ट था उस झील में। सॉल्ट मतलब आपका नमक, तो सॉल्ट बहुत ज्यादा था और वहीं पे अब हमें क्या मिल गया है, लिथियम मिल गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा सॉल्टन सागर लिथियम भंडार अमेरिका में मिला है, हमें अपने इंडिया में भी कुछ टाइम पहले मिल गया था जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में भारत के किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन क्लीनलीनेस सर्विस 2023। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे स्टेट की बात करी है ना कि शहर की बात करी है ना। कौन से राज्य है जो 2023 में पहले स्थान पे चल रहा है, तो याद रखिएगा ये आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं है, ये है आपका महाराष्ट्र। अगर हम राज्य की बात करें, राज्य, तो राज्य आपका कौन सा है, यहाँ पे है आपका MH महाराष्ट्र चल रहा है। लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो आपको पता ही है इंदौर तो चल ही रहा होता है, लेकिन इस बार इंदौर के साथ साथ आपका एक और शहर उभरता हुआ सा आया है, वो है सूरत, ठीक है। तो सूरत और इंदौर दोनों को इस बार मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे प्रथम स्थान, ठीक है। राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा है आपका, महाराष्ट्र, जिसको स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र हमारा काफी साफ सुथरा सा, मुंबई इलाका साफ सुथरा सा आपको इमेजिन कर लेना है। फिर हाल ही में फ्रांस का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना है, हु हैज बीन रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। देखिए हमारे फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन अभी आए थे आपके 26 जनवरी वाले कार्यक्रम में। तो फ्रांस वैसे भी हमारे इंडिया का काफी अच्छा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है और स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है। तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अभी यहाँ हाल ही में वो भी सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन है, याद रखिएगा ये हैं आपके गैब्रियल अत्तल, ठीक है। अब अत्तल मित्तल आप जो भी चाहे कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नाम इनका मिल रहा है, थोड़ा मतलब इंडियन नाम है आपका, अत्तल या मित्तल, आप जो भी चाहे रिलेट कर सकते हैं। तो हमारे जो अत्तल जी हैं, अत्तल जी जो हैं वो बने हैं अभी प्रधानमंत्री कहाँ के, फ्रांस के, है ना। हमारे जो ये मैक्रोन जी हैं, मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, तो हमारे मैक्रोन जी जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री बन गए अपने अत्तल जी। और ये भी याद रखिएगा ये जो आपके अत्तल जी हैं ये गे हैं, मतलब इतनी बड़ी आप देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री हमने बना दिया मतलब एक गे पर्सन को, तो हम इतने ज्यादा खुले विचारों की बात कर रहे हैं। तो फ्रांस में इन सारी चीजों को वैसे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा ये आपके हैं अत्तल जी, गैब्रियल अत्तल, आप चाहें तो गैब्रियल से भी कर सकते हैं या अत्तल मित्तल इससे भी कर सकते हैं। तो अत्तल जी हमारे बने हैं फ्रांस के सबसे युवा हैं, बिल्कुल अभी मतलब यंग हैं, बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री बने हैं। चाहे तो आप गूगल करके फोटो भी देख सकते हैं जिससे इनका चेहरा याद रहे। और मैक्रोन जी तो आपको याद रहेंगे ही, काफी लंबे टाइम से ये राष्ट्रपति हैं ही। फिर विश्व चेस चैंपियन को हराने वाला भारत का दूसरा चेस खिलाड़ी कौन बना है, हु हैज बीन बिकम द सेकंड इंडियन चेस प्लेयर टू डिफीट द वर्ल्ड चेस चैंपियन। मतलब विश्व चेस चैंपियन जो रहता है उसको हराने वाला भारत का दूसरा खिलाड़ी, चेस खिलाड़ी कौन बना है। तो दूसरा मतलब पहला तो आपको पता है कौन रहा होगा, आपके विश्वनाथन आनंद जी रहे होंगे, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। विश्वनाथन आनंद जी ने पहली बार हराया था किसी चेस चैंपियन को, विश्व चेस चैंपियन को। दूसरा कौन है जिसने विश्व चेस चैंपियन को हरा दिया है, वो है आपके आर प्रज्ञानंद जी,
ठीक है, याद रखिएगा, काफी कम एज है इनकी, आर प्रज्ञानंद के। तो ये आपके हो गए जिन्होंने, और इनकी रैंकिंग भी काफी अच्छी है, काफी अच्छे मतलब स्कोर के साथ जो है वो हराया था। विश्वनाथन आनंद जी से ज्यादा अच्छे स्कोर उन्होंने किए थे उस मैच में। तो विश्व चेस चैंपियन जो है उसको हराने वाला भारत का दूसरा चेस खिलाड़ी है आर प्रज्ञानंद। याद रखिएगा, यहाँ प्रज्ञानंद से आपको याद रखने हैं ना, प्रज्ञानंद, प्रज्ञा, काफी अच्छी प्रज्ञा है खेलने में, चेस खेलने में प्रज्ञा काफी अच्छी है। तो ये हो गया आपका प्रज्ञानंद, ठीक है। इसके अलावा हमारे अत्तल मित्तल कौन थे? अत्तल मित्तल हमारे फ्रांस के प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत की पहली हेपेटाइटिस ए की स्वदेशी वैक्सीन का नाम है, क्या नाम है? What is the name of the India's first indigenous hepatitis A vaccine? आप देखेंगे कोविड के बाद आपके इंडिया में बहुत ज्यादा हम इंडिजिनस जो आपके वैक्सीन वगैरह है उनका डेवलपमेंट करने लग गए और काफी अच्छे लेवल में करने लग गए। अभी हमने क्या किया, हेपेटाइटिस ए जो होता है जो कि आपके लीवर को अफेक्ट करता है, उसके लिए हमने क्या किया है, एक वैक्सीन डेवलप की है। उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है हेविश्योर। यहाँ पे है आपका हेविश्योर। हेविश्योर जो है तो आपका हेपेटाइटिस से आप ही ले सकते हैं हेवी, और यहाँ पे हेवी ले सकते हैं, और ये आपका श्योर हो गया। तो ये हो गया आपका हेवी और श्योर। आपको बहुत ज्यादा हैवी लगेगा जब आप हेपेटाइटिस की वैक्सीन लेंगे, लेकिन हम श्योर हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये हेपेटाइटिस ए के लिए है ना। आपकी हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी काफी सारे वैरायटी होते हैं, तो यहाँ पे हम ए की बात कर रहे हैं। आपको अगर ए लाना है तो ये बहुत ज्यादा हैवी रहता है, लेकिन श्योर है कि आ भी जाएगा अगर आप पढ़ाई करेंगे तो। हेपेटाइटिस श्योर है, हैवी श्योर, याद रखिएगा, हैवी रहता है लेकिन श्योर है हम कि ठीक हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए। तो याद रखिएगा, एक दो बार आपको रिलेट करना है, हेपेटाइटिस ए, हैवी श्योर, आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो गया आपका शास्त्रीय संगीतकार प्रभा अत्रे, जिनका हाल ही में निधन हुआ, का संबंध किस घराने से है? क्लासिकल म्यूजिशियन प्रभा अत्रे हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच घराना? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी जो प्रभा अत्रे जी हैं, इनको याद रखिएगा, पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। विभूषण मतलब आप मान ही सकते हैं, यहाँ से जान ही सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही होंगी कि हमने तीनों जो आपके सबसे उच्च अवार्ड होते हैं भारत के, वो इन्हें दिए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो हमारी जो प्रभा अत्रे जी हैं वो किससे हैं? किराना घराना से। किराना घराना कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरपुर वाले इलाके में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फेमस है किराना घराना। क्वेश्चन आपका इसलिए भी पूछा जा सकता है क्योंकि किराना घराना काफी फेमस है। तो प्रभा अत्रे जी जो है, याद रखिएगा, अभी 2024 में ही इनका निधन हुआ है। प्रभा अत्रे जी, हमारी जो प्रभा हैं, प्रभा जी गाना बहुत अच्छा गाती हैं, शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा गाना मतलब गाती हैं, और किराना जो है उनके घर में बहुत ज्यादा लगता है। प्रभा जी के घर में किराना बहुत ज्यादा आता है, आप किराने से रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो किराना बहुत ज्यादा आता है प्रभा जी के घर में, वो शास्त्रीय संगीत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं, इसलिए लोग आते रहते हैं सुनने के लिए। तो इसलिए किराना भी ज्यादा आता है, खाना वाना बनता है सब लोगों के लिए, है ना। आप जैसे चाहे इसको रिलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्रभा अत्रे, प्रभा जी हमारी किराना घराना से रिलेटेड हैं। इसके अलावा इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारी चीजें मिल चुकी है, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक, ये भी पूछ सकता है कि प्रभा अत्रे जी का संबंध किस फील्ड से है, रिलेटेड टू विच फील्ड? तो याद रखिएगा, ये है शास्त्रीय संगीतकार, क्लासिकल म्यूजिशियन है ना। इनका संबंध किससे है? क्लासिकल म्यूजिक से। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगाई गई है? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज बैन्ड एंट्री इनटू कोचिंग सेंटर्स फॉर स्टूडेंट्स बिलो हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज? कितने साल से कम बच्चों के लिए? तो याद रखिएगा 16 साल से कम बच्चों के लिए आप कोचिंग में एडमिशन नहीं दे सकते। आपको पता ही है, ये जो जेई और नीट इन सब की जो प्रिपरेशन करा रहे थे वो 6th क्लास से ले रहे थे कि हम 6वीं से ही हमारे यहाँ आना चालू करो, तुम बस आओ पढ़ना चालू करो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे मतलब आपके पेरेंट्स हैं जो 6th से ही कोटा वगैरह पहुंच जाते थे, भेज देते थे हॉस्टल्स में, या उनके पेरेंट्स चले जाते थे वहीं पे कि अब पढ़ाई करवाएंगे अच्छे से। तो जैसे ही सुसाइड वगैरह के मतलब केसेस बढ़े, और एक तो वीडियो मैंने ही बनाया था कि कैसे मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है कि वो मतलब कुछ सोचते ही नहीं है, उनको सबसे आसान लगता है कि सुसाइड कर लेते हैं।
तो यहाँ पे स्कूल के बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे आप बहुत बड़ी एज में चले जाएं, हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि जब हमारे ऊपर कोई परेशानी होती है तो उसको हैंडल कैसे करना है। और ज्ञान की बातें पूरी मिल जाएंगी आपको हर जगह, बस यही नहीं मिलेगा कि अगर आप परेशान हैं, अगर बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा चिंता है, प्रेशर है किसी चीज का, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उससे उभरना कैसे, बाहर कैसे निकलना। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सुसाइड करते हैं बहुत ज्यादा, जैसे ही केसेस बढ़ गए स्पेशली कोटा वगैरह में, तो फिर ये सारी चीजें बैन कर दी गई। अभी आप देख ही रहे हैं आपकी यूपी की जो 10वीं की टॉपर प्रभा, कितना ज्यादा ट्रोल हो रहा है। तो उससे क्या होगा, अगर पता नहीं होगा प्रभा को कि कैसे हैंडल करना है ऐसे सिचुएशन, जो ऐसे कमेंट आते हैं या लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो फिर छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं ऐसे केसेस के लिए, है ना, कि उनको फिर सुसाइड ही दिखता है सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है इन सारी चीजों को, और डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद स्पेशली आपको एजुकेट करना है मेंटली हेल्थ को लेकर, ठीक है। याद रखिएगा 16 साल से जो कम बच्चे हैं उनको हम किसी भी कोचिंग में प्रवेश नहीं दे सकते। फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा 2024 में अपना कौन सा कार्यकाल शुरू किया गया। Which tenure of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina started in 2024? याद रखिएगा ये इनका 5वां कार्यकाल है, 5th टेन्योर इन्होंने स्टार्ट कर दिया। 1996 में पहली बार आई थी, उसके बाद फिर ये बीच बीच में गैप हुआ, लेकिन फिर ये अब उनका 5वां टेन्योर है। अभी 2024 में इलेक्शन हुए थे जहां पे शेख हसीना जी फिर से जीत गई। तो याद रखिएगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, हमारी शेख हसीना जी, बहुत ही हसीन है, और ये उनका 5वां है टेन्योर, है ना, 5वीं बार आ गई हैं। अभी मोदी जी तो पीछे ही चल रहे हैं उनसे, बताइए। फिर चौथे, यहां पे हो गया आपके चौथे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। तो आपकी किस यूनिवर्सिटी ने चौथे जो आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे, याद रखिएगा खेलो इंडिया गेम्स अलग है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है, कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटी वाले। 2023 में हुए कहाँ थे, ये आपके गुवाहाटी में हुए थे, असम वाले इलाके में, है ना। और यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी जीती है, तो ये है आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट रैंक पर आई है, ठीक है, चंडीगढ़ टॉप में है। याद रखिएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, ठीक है। ओवरऑल तो जरूर याद रखिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट आई है, कहाँ हुआ था, सारी चीजें। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट संबंधित था। पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज एट राष्ट्रपति भवन वॉज रिलेटेड टू, अब किससे संबंधित है, महिलाओं के लिए था, वृद्धजन के लिए था, सिपाहियों के लिए था, या आपके दिव्यांगों के लिए था, है ना। तो याद रखिएगा ये आपके दिव्यांग जनों के लिए था, मतलब जो आपके जो डिसेबल है, डिसेबल पर्सन है, ये उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे ये किया गया था, आपका पर्पल फेस्ट राष्ट्रपति भवन में। काफी ज्यादा दिव्यांग लोगों ने यहाँ पे सांस्कृतिक अपनी इस सांस्कृतिक बहुत सारी क्या की, बहुत सारी चीजें प्रस्तुत भी की हमारे राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति जी के सामने। तो याद रखिएगा डिसेबल पर्सन से रिलेटेड है आपका पर्पल फेस्ट, ठीक है। तो याद कैसे कर सकते हैं, दिव्यांग का हमें याद रखना है, दिव्यांग जो आपके दिव्यांग है उनको पर्पल कलर बहुत पसंद है। पर्पल कलर फेस्ट से जरूरी नहीं याद रखें, तो पर्पल कलर किसे बहुत ज्यादा पसंद है, जो दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने उनको बुला के बहुत सारे लोगों को सम्मान भी दिया पर्पल कलर का, ठीक है। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2024। वैसे ये क्वेश्चन लगते जरूर है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न किसको दिया गया, किस किस फील्ड में, लेकिन बहुत कम ऐसा क्वेश्चन होता है कि मतलब इंपॉर्टेंट जो लगे वो आ भी जाए पेपर में, जो इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा वो जरूर आ जाता है। तो याद रखिएगा इस बार हमने 5 लोगों को दिया है भारत रत्न, है ना। आपके एक तो कर्पूरी ठाकुर जी हो गए, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। एक आपके हो गए चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। उसके अलावा एक हो गए आपके पीवी नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव जी। उसके अलावा अभी आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी, और लाल कृष्ण आडवाणी है सिर्फ यही है अभी मतलब जीवित, और सबको मरणोपरांत दिया गया है। इसके अलावा हमारे स्वामीनाथन जी को दिया गया, स्वामीनाथन,
याद रखिएगा स्वामीनाथन जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हरित क्रांति में भी आप नाम पढ़ते हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी का नाम, और इस बार इनको करंट में भी पढ़ना है कि भारत रत्न हमने दिया है, तो स्वामीनाथन जी का याद रखिएगा कि इनको मिला है भारत रत्न। उसके अलावा ये सारे मरणोपरांत मिले हैं और आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी को बस मिला है पहले। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 लोगों को क्या मिला है 2024 में भारत रत्न। याद रखिएगा कर्पूरी, चौधरी, नरसिम्हा, लाल कृष्ण आडवाणी और पीवी आपके स्वामीनाथन जी। ठीक है, फिर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? According to the leopard report released by Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which state has the highest number of leopard? अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा मध्य प्रदेश करंट अफेयर तो आपको जरूर पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में इस टाइम पे हम टॉप पे चल रहे हैं लेपर्ड में, तेंदुए में, है ना। तेंदुए में लगभग आपके कितने मतलब 13,800 कुछ तेंदुए हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में 3900 हैं लगभग, मतलब बहुत ज्यादा संख्या है मध्य प्रदेश में तेंदुओं की। अगर मध्य प्रदेश में देखिए तो देखिए हमारे यहाँ बाघ की भी सबसे ज्यादा संख्या है, उसके अलावा हमारे यहाँ घड़ियाल भी अच्छी खासी संख्या में है, उसके अलावा हमारे यहाँ भेड़िए भी अच्छी खासी संख्या में है, भेड़िए, है ना। और हमारे यहाँ चीता सिर्फ हमारे यहाँ है ही, है ना, हम सिर्फ चीता लेकर आए हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है ऐसा है, मतलब कि मध्य प्रदेश का आप देखें अगर पर्यावरण वाला इलाका, एनवायरमेंट वाला इलाका, तो हमारा बहुत ही अच्छा पोर्शन है। राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो उसे प्रमोट किया जा सकता है। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो ये काफी अच्छा पोर्शन हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तेंदुए भी हैं, बाघ भी हैं अच्छे खासे, घड़ियाल भी हो रखे हैं, गिद्ध भी हमारे यहाँ अच्छे खासी संख्या में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण काफी अच्छे से चल रहा है ना, स्पेशली अगर हम जैसे पशु पक्षी की बात करें। फिर हो गया ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, याद रखिएगा CREA, ये है आपका सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। तो आपके CREA जो है इन्होंने बोला कि भाई दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड नहीं है, कौन सी है? याद रखिएगा ये है आपकी बर्नीहाट मेघालय। हमें लग रहा था मेघालय जो है वो काफी अच्छा स्वच्छ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है मेघालय का बर्नीहाट। वहां पे इतने ज्यादा हाट लगाते हैं, बहुत सारे हाट लगे होते हैं, बाजार लगा होता है, उस हाट बाजार के कारण क्या है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है मेघालय का। याद रखिएगा मेघालय आप मेघ से बनाएंगे तो मेघों में बहुत ज्यादा जो हाट लगे रहते हैं, बाजार लगे रहते हैं, वहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है। किसने बोला? CREA, जो आपका ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। तो ये इसकी रिपोर्ट है जिसने बोला कि आपका बर्नीहाट जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। फिर आपका आता है बेगूसराय, उसके बाद आपका नोएडा, ये सब आपके टॉप सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश का मून स्नाइपर मिशन चंद्रमा की सतह पर उतारा गया है? विच कंट्रीज मून स्नाइपर मिशन हैज रिसेंटली बीन लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून? ये याद रखिएगा, ये है आपके जापान का। ठीक है, जापान की अगर स्पेस एजेंसी की बात करें, स्पेस एजेंसी, तो क्या नाम है उसका? जाक्सा। याद रखिएगा जाक्सा जो है वो 5वें नंबर पे है चांद में उतरने वाली, है ना। इसके पहले इंडिया को मिला के 4 कंट्रीज जो हैं वो चांद पर पहुंच चुकी हैं। ये आपकी जो है 5वें नंबर पे है जो लैंड जिसने करवाया है अपना मून स्नाइपर नाम का मिशन। कहाँ पे? चंद्रमा में। ठीक है, याद रखिएगा स्नाइपर भेजे हैं अपने जापान में, कहाँ पे? चंद्रमा में। ठीक है, तो स्नाइपर, जापान, चंद्रमा। स्पेस एजेंसी का नाम याद रखिएगा, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। और जितनी चीजें हमने पढ़ी है रिवीजन करते चलिएगा, जिससे लास्ट तक आपके दिमाग में बनी रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।